ओके, सवाल नंबर 51। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। अभी 25-26 सवाल हम और करेंगे इसी बेसिक टाइप के बिना लैंग्वेज वाले सवाल आपके नेक्स्ट असाइनमेंट में है। चलिए देखेंगे। इफ द एवरेज ऑफ m नंबर्स इज a, m संख्याओं का औसत a है, एंड ऑन एडिंग x टू द m नंबर्स, यदि हम इन m नंबर्स में x ऐड कर दें, द एवरेज ऑफ 1 प्लस m नंबर्स इज b, तो 1 प्लस m नंबर्स का जो एवरेज है वो b है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू क्या है। देखिए बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए कि एवरेज का जो मतलब होता है वो क्या होता है। अगर आप किसी सेट ऑफ नंबर्स में से कोई संख्या निकालेंगे या फिर कोई संख्या डालेंगे, तो एवरेज से हम लोग हमेशा कंपैरिजन करते हैं। मैं आपको बाद में डिटेल में और भी समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं इसको दोनों तरीके से बताऊंगा, बेसिक से भी और डायरेक्ट भी। क्वेश्चन में बोला गया कि m नंबर्स का एवरेज a है, तो m नंबर का सम कितना होगा, m इंटू a। अब इस सम में हमने क्या ऐड किया, हमने x ऐड किया, तो m इंटू a में हमने x ऐड किया, तो ये हो गया आपका 1 प्लस m नंबर का सम। ये 1 प्लस m नंबर का सम है, तो 1 प्लस m नंबर्स का जो एवरेज होगा, क्या ये नहीं होगा, ये हो गया 1 प्लस m नंबर का एवरेज। और 1 प्लस m नंबर का एवरेज कितने के बराबर बोला है आपको, b के बराबर, तो ये हो गया b। x की वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस m इंटू बी माइनस एम ए। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को। तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा b प्लस बी एम माइनस ए एम। बोलिए, तो यहां से ये b प्लस यहां से क्या कॉमन आ गया भाई, आपका m कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, b माइनस ए एम। तो x बराबर b प्लस बी माइनस ए इंटू एम, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया, जो कि बहुत ही आसान सा बात है और ये तरीका भी बेस्ट है अपने आप में। क्लियर है। चलिए, अगर इसको शॉर्ट में सोचना है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ऐसे देखना पड़ेगा कि यदि m संख्याओं का औसत a है, m संख्याओं का औसत a है, अब आपने इसमें एक संख्या कोई ऐड कर दी x, तो अब संख्या 1 प्लस m होगी। 1 प्लस m संख्याओं का एवरेज कितना हो गया, b। 1 प्लस m संख्याओं का एवरेज कितना हो गया, b। मुझे एक बात बताओ कि अगर इसको भूल जाइए, मैं लिखा हुआ है जैसे 2 3 4 5, 2 3 4 5 6, ये लिखा हुआ है, गौर से सुनना, 2 3 4 5 6। ठीक है, क्लियर है, 2 3 4 5 6। तो यहां पे एवरेज बताना जरा, कितना लिखा, एवरेज कितना हो जाएगा, 4। एवरेज कितना हो जाएगा, 4। 2 3 4 5 6, मैंने आपके सामने 5 संख्याएं लिखी, इनका एवरेज कितना है, 4 है, मिडिल वाला नंबर एवरेज है। तो अगर मैं या तो इसमें से 4 हटा दूं, ठीक है, ये तुम्हारा इसका एवरेज कितना है, 4। थोड़ी डीप बात है, 3 और 2 5 4 9, 9 5 14, 14 प्लस 6 20, 20/5, एवरेज कितना आ गया, 4। अगर मैं इसमें सपोज 4 हटा दूं तो रिमेनिंग संख्या कितनी बची, 3 और 2 5, 5 5 10 6 16, 16/4। अभी भी एवरेज कितना रहा, 4 रहा। अभी भी एवरेज कितना रहा, 4। 4 हटाने की बजाय अगर मैं इसमें 4 और लगा दूं तो 20 प्लस 4 24, 24/6, अभी भी एवरेज कितना रहा, 4। यानी कि गौर से सुनना, मेरे जो कहने का मतलब ये था कि अगर आपके पास कोई सेट ऑफ नंबर्स है और अगर एवरेज a है, अगर इस सेट ऑफ नंबर्स का एवरेज अगर a है, बहुत डीप बात है, अगर आपके पास कोई सेट ऑफ नंबर है, अगर उस सेट ऑफ नंबर्स का एवरेज a है, तो चाहे तो मैं इसमें a एंटर कर दूं तो भी एवरेज a ही रहेगा, या फिर मैं इसमें से a बाहर निकाल दूं तो भी आपका एवरेज a ही रहेगा। एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरेज में फर्क तब पड़ता है जब मैं a के डिफरेंट वैल्यू कोई अंदर डालूं या फिर a से डिफरेंट वैल्यू बाहर निकालूं, तब एवरेज पे फर्क पड़ता है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया 2 3 4 5 6, तो यहां पे 2 3 4 5 6 जो संख्या, इनका एवरेज कितना है, 4 है। एवरेज कितना है, 4। अगर एवरेज 4 है तो सपोज मैं इसमें से 4 डिलीट कर दूं तो अभी भी रिमेनिंग संख्याओं का एवरेज क्या है, 4 ही रहेगा, क्योंकि 4 एवरेज है और मैंने 4 ही बाहर निकाला है, तो रिमेनिंग संख्याओं का एवरेज अभी भी 4 ही बैलेंस रहेगा। क्लियर है। नाउ अब यहां पे मुझे पता है कि 2 3 4 5 6 का एवरेज कितना है, 4। तो अगर मैं इसमें एक और नंबर 4 ही डाल दूं तो अभी भी एवरेज तुम्हारा 4 ही रहेगा। एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे निकाल के देख लीजिए।
3 और 2 5 4 9 5 15 15 और 3 और 2 5 5 9 9 5 14 6 20 4 24 24/6 कितना आएगा 4। अभी भी एवरेज 4 ही रहेगा। क्लियर है। तो यहां भी हम सेम लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं कि m संख्याओं का एवरेज a है, 1 प्लस m संख्याओं का एवरेज b है। तो यहां पे हमने एक नंबर एक्स्ट्रा ऐड किया x, वो नंबर हमने एक्स्ट्रा ऐड किया x। अगर वो नंबर a ही होता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 प्लस m नंबर। अगर हम यहां पे जो नंबर हमने x ऐड किया, x ऐड करने के बजाय अगर हम a डालते तो आज भी एवरेज आपका a ही होता। लेकिन कहानी हुई उल्टी, कहानी हुई उल्टी। क्या कहानी हुई? हमने यहां पे एक डिफरेंट नंबर x ऐड किया जिसकी वजह से एवरेज a ना हो के एवरेज कितना हो गया b। क्लियर है। तो मुझे बताइए कि एवरेज पे फर्क कितना पड़ा? एवरेज a से बढ़ के b हो गया, तो एवरेज पे फर्क पड़ा b माइनस a का। एवरेज पे फर्क कितने का पड़ा? b माइनस a का। इस b माइनस a एवरेज पे फर्क पड़ा है, एवरेज पे। तो b माइनस a अगर एवरेज पे फर्क पड़ा है, इसको ये जो 1 प्लस m लोग हैं, ये जो 1 प्लस m लोग हैं, इनमें डिवाइड हो जाएगा ये। तो b माइनस a इंटू 1 प्लस m। क्लियर है। गौर से समझना, अभी शायद आपको क्लियर ना हो, जब हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, जब मैं कंसेप्ट डिटेल में समझाऊंगा तब समझ में आएगी। ठीक है। अगर पहले एवरेज a था, आज एवरेज कितना है भाई? आपका b है। क्यों? क्योंकि आपने एक नंबर x डिफरेंट फ्रॉम a इसमें ऐड किया। तो देखिए x ऐड करने की वजह से हुआ क्या? एवरेज में कितने की वृद्धि हुई? b माइनस a की। एवरेज में b माइनस a की वृद्धि हुई, तो सम में कितनी वृद्धि होगी? 1 प्लस m नंबर्स हैं, तो हर एक नंबर में b माइनस a, b माइनस a, b माइनस a की वृद्धि हुई है। तो 1 प्लस m नंबर में कितने की टोटल वृद्धि हुई होगी? b माइनस a इंटू 1 प्लस m की वृद्धि हुई होगी सम में, यानी कि जो आपका नंबर है वो a से इतना ज्यादा होगा, a से इतना ज्यादा होगा। क्लियर है। x की वैल्यू इतने ज्यादा होगी a से। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो देखिए a प्लस b माइनस a, पूरा का पूरा m यहां पे ले आते हैं, प्लस का b माइनस a, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो सेम आंसर आ गया b माइनस a इंटू एम प्लस b। क्लियर है। कोई डाउट है? मे बी आपको समझ में ना आया हो, पर आगे जब मैं कंसेप्ट समझाऊंगा तब चीजें क्लियर होंगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 52। बेहतरीन क्वेश्चन है। देयर आर 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। 6 जो हैं आपकी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैं जो बढ़ते हुए क्रम में। डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 4 नंबर। पहले 4 नंबर के स्क्वायर के एवरेज और लास्ट 4 नंबर के स्क्वायर के एवरेज का डिफरेंस 64 है। यदि इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, द फर्स्ट नंबर और लास्ट एलिमेंट के स्क्वायर का सम 178 है, तो बताइए 6 नंबर का एवरेज क्या है? इन 6 नंबर का एवरेज क्या है? तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कई तरीके हैं सॉल्व करने के। ये आपको 6 नंबर दे रखे, 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। क्लियर है। कोई डाउट है? तो कुछ स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसको x मान लिया, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, फिर बढ़िया से इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। अब यहां पे क्वेश्चन में जो पहली इक्वेशन दे रखी है वो ये दे रखी है कि पहले 4 नंबर के स्क्वायर और लास्ट 4 नंबर के जो स्क्वायर के जो एवरेजेस है उनका डिफरेंस 64 है। तो स्क्वायर का एवरेज निकालना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये तो बहुत डिफिकल्ट बात होगी, लेकिन एक आसान सी बात भी दे रखी है कि इसमें जो आपका फर्स्ट नंबर है और जो आपका लास्ट नंबर है, इनके स्क्वायर का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के स्क्वायर का सम 178 है, 178। तो बताइए कि 6 नंबर का, इन 6 नंबर का एवरेज क्या है? तो या तो यहां पे हिट एंड ट्रायल से बना लीजिए या फिर मेथड से भी बना सकते हैं, एक ही कंडीशन से काम चल जाएगा। अगर देखिए हिट एंड ट्रायल से बनाना है तो यहां पे यूनिट डिजिट कितना है? 8। तो 8 देखते ही मेरे दिमाग में ऐसे कौन से 2 ऑड नंबर आएंगे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे नंबर होंगे, बहुत बड़े नंबर नहीं होंगे। ऐसे कौन से 2 ऑड नंबर हैं, ऐसे कौन से 2 ऑड नंबर हैं जिनके स्क्वायर का सम 178 हो? लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर तुम्हारा फर्स्ट ऑड नंबर x है
तो 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप, तो टोटल कितना गैप हो गया? 5 गैप। हर एक गैप 2 का है तो 5 गैप 10 के बराबर होंगे। अगर ये x है तो ये तुम्हारा कितना होगा? x प्लस 10 होगा, यानी कि फर्स्ट और लास्ट नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो 10 का है। तो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का जो सम है वो 178 है, और इनमें जो डिफरेंस है वो 10 है। तो मैं तुरंत अब देखते ही बता सकता हूं कि ये जो नंबर के बारे में बात कर रहा हूं, जो मैं नंबर्स के बारे में बात कर रहा हूं, वो 3 और 10 है, वो 3 और 10 है। 3 का स्क्वायर होता है 3 और 13 है, सॉरी 3 और 13 है भाई। 3 का स्क्वायर होता है 9, 13 का स्क्वायर 169, 9 प्लस 169 कितना आ गया? 178, 178। क्लियर है? कोई डाउट है? तो मुझे देखते ही पता चल गया कि जिन नंबर्स के बारे में वो बात कर रहा था वो कोई और नहीं, वो आपके 3 और 13 है। 3 और 13 आपसे पूछा इन 6 नंबर का एवरेज, तो फर्स्ट नंबर है 3, लास्ट नंबर है 13। एवरेज जो होगा वो क्या होगा? एग्जैक्ट मिडिल में होगा। टोटल 6 नंबर है, एवरेज जो होगा एकदम मिडिल में होगा। तो 13 प्लस 3 16/2, यानी कि एवरेज कितना आ जाएगा आपका? 8, जो कि बी ऑप्शन। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? तो आपने देखिए सवाल ऐसे सॉल्व कर लिया बहुत ही आसानी से, बिना कुछ ही वेरिएबल के। आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते थे कि फर्स्ट नंबर के स्क्वायर, ठीक है भाई, और लास्ट नंबर के जो स्क्वायर का सम है x प्लस 10 है ना, इनके स्क्वायर का जो सम है 178, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, x की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है? क्लियर? सभी को बात समझ में? आसान सा सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग, सवाल नंबर है 53। ओके, ये भी इसी टाइप का सवाल है, पेपर का आया क्वेश्चन है। देर आर 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 नंबर्स एंड दैट ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 288. व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑड नंबर? द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर एंड दैट ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 288. तो ये आसान सा क्वेश्चन है। आपके पास 6 कॉन्जिक्यूटिव एवरेज है। अब हिट एंड टेल की वजह यहां पे आसान रहेगा क्योंकि वैल्यूज काफी बड़ी बनी है, इसको सॉल्व करना आसान रहेगा। 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर मानने, तो मैंने ये मान लिया कि x है, x प्लस 2 है, x प्लस 4 है, समझते रहना। ठीक है, 2 2 के गैप पे आएंगे, x प्लस 6 है, x प्लस 8 है एंड x प्लस 10 है। तो ये हो गए आपके 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर एंड फर्स्ट 3 नंबर इज 288। तो लास्ट 3 नंबर के एवरेज, तो अगर मैं लास्ट 3 नंबर्स के एवरेज की बात करूं तो लास्ट 3 नंबर का एवरेज तो यही हो गया x प्लस 8, और फर्स्ट 3 नंबर का एवरेज, फर्स्ट 3 नंबर के एवरेज की बात करूं तो फर्स्ट 3 नंबर का तो ये एवरेज यही हो गया x प्लस 2। ठीक है, इनके एवरेज के स्क्वायर का डिफरेंस, लास्ट 3 नंबर का एवरेज है x प्लस 8, तो ये हो गया x प्लस 8, एवरेज का स्क्वायर x प्लस 8 स्क्वायर। फर्स्ट 3 नंबर का एवरेज है x प्लस 2, तो इसका स्क्वायर होगा x प्लस 2 का स्क्वायर, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 288 दे रखा है। लास्ट 3 नंबर फर्स्ट 3 नंबर के एवरेज के स्क्वायर का डिफरेंस कितना दे रखा है? 288। क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि लाइन में। अब यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लगा सकता हूं, तो a प्लस बी करोगे तो 2x प्लस 10 हो जाएगा, a माइनस बी करोगे तो 6 हो जाएगा, बराबर 288। तो 6 चौक 24, 6 अट्ठे 48, सही है यहां तक। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा? 38, और x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 19। x की वैल्यू 19 आ गई, x की वैल्यू 19 आ गई। तो आपसे पूछा सबसे बड़ी विषम संख्या, तो सबसे बड़ी विषम संख्या x प्लस 10, यानी कि 19 प्लस 10 कितनी आ गई? 29। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? सी ऑप्शन 29। क्लियर है? कोई डाउट है? ऐसा नहीं कि आप एक हर सवाल को धुएं में उड़ा दोगे, कुछ के लिए हो सकता है कि आपको हाथ पांव मारने पड़े। हर सवाल आसान नहीं होता और डिफिकल्ट भी नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, सवाल नंबर है 54। सवाल नंबर 54 आसान सा सवाल है, ये आपका 2016 मेंस के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देख लीजिए मेंस में कैसे सवाल आ रहे हैं। एन आवर लॉन्ग टेस्ट है 60 प्रॉब्लम। आवर लॉन्ग मतलब 1 घंटे का कोई टेस्ट पेपर है, 60 मिनट का। 60 मिनट का कोई टेस्ट है, उसमें कितने सवाल है? 60 प्रॉब्लम से 60 सवाल आपको हल करने हैं। इफ ए स्टूडेंट कंप्लीट्स 30 प्रॉब्लम इन 25 मिनट, यदि कोई विद्यार्थी 25 मिनट में 30 प्रश्न हल कर लेता है, तो किसी विद्यार्थी ने 25 मिनट में 30 प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लिए। 25 मिनट में कितने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए? 30 प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलिए अच्छी बात है।
तो शेष प्रश्नों में से प्रत्येक को पूरा करने में औसतन उसे कितने सेकंड का समय लगेगा। तो अब जो शेष प्रश्न बचे उनमें से प्रत्येक क्वेश्चन को करने में, प्रत्येक प्रॉब्लम को करने में उसे एवरेज कितना टाइम लगेगा। तो भैया मुझे ये बताओ कि अगर टोटल 60 प्रॉब्लम है, 30 वो कर चुका है, तो कितनी प्रॉब्लम्स बची? 30 ही प्रॉब्लम्स बची हैं आपकी। बोलिए 30 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। टोटल 1 घंटे का टेस्ट है, 25 मिनट आपने बर्बाद कर दिए, 60 मिनट में से 25 मिनट आप कर चुके हो, तो अभी टाइम कितना बचा? 35 मिनट, 35 मिनट। यानी कि आपको रिमेनिंग 30 प्रॉब्लम जो है वो 35 मिनट में करनी पड़ेंगी। अगर 30 सवाल आपको 35 मिनट में करने हैं तो एक सवाल करने में जो समय लगाओगे वो आप कितना लगाओगे? 35/30 मिनट लगाओगे। 30 सवाल अगर 35 मिनट में, तो एक सवाल 35/30 मिनट। तो ये आंसर आ गया। आंसर आपसे सेकंड में पूछा है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं करना, जस्ट 60 से मल्टीप्लाई किया, 30 दूनी 60 और 35 दूनी 70 सेकंड, 70 सेकंड, जो कि हो गया आपका ये फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? कोई समस्या? कैसे होगी समस्या? आगे बढ़ेंगे हम लोग, सवाल नंबर देखेंगे भैया 55, सवाल नंबर 55। सवाल नंबर 55 भी मेंस के पेपर का पूछा हुआ है। 15 मूवी थिएटर्स एवरेज 600 कस्टमर्स पर थिएटर पर डे। ठीक है। इफ 6 of the theaters close down but the total theater attendance stays the same, the average daily attendance per theater among the remaining theaters is। 15 थिएटर में औसतन प्रतिदिन प्रत्येक थिएटर में 600 दर्शक आते हैं। आपके पास सिनेमा घर है 15, आपके शहर में 15 थिएटर है, 15 थिएटर है, उसमें प्रतिदिन हर एक थिएटर में 600 लोग आते हैं। तो हर थिएटर में 600 लोग आ रहे हैं, तो टोटल 15 थिएटर, यानी कि मूवी देखने कितने लोग आ रहे हैं? 15 गुणा 600 लोग। तो 15 गुणा 600 लोग टोटल मूवी देखने जाते हैं। अब हुआ क्या कि 6 थिएटर बंद हो गए, 15 में से 6 थिएटर बंद हो गए, तो अब चालू कितने? 9 थिएटर। 9 थिएटर ही चालू है। तो अब ये जो लोग हैं ये फिल्म देखने 9 थिएटर में ही जाएंगे। अब क्या, थिएटर में आने वालों की कुल उपस्थिति वही रहती है, थिएटर में आने वालों की कमी नहीं हुई, लोग फिल्म देखना बंद नहीं करेंगे हमारी तरह, समझे कि नहीं? चलिए, तो पहले फिल्म देखने कितने लोग आ रहे थे? 15 गुणा 600। आज भी फिल्म देखने 15 गुणा 600 ही लोग आ रहे हैं, लेकिन अब थिएटर बेचारे 9 ही बचे। तो इतने लोग जो हैं 15 गुणा 600 यानी कि कितने? ये हो जाएगा आपका 9000। 9000 लोग हैं, 9000 पीपल फिल्म देखने जाते हैं, लेकिन अब ये कितने थिएटर में जाएंगे? केवल 9 थिएटर ही बचे। तो 9 थिएटर में जाएंगे तो हर एक थिएटर में उन्होंने एवरेज कितने लोग होंगे? 1000 लोग। तो बी ऑप्शन का आंसर हो जाएगा 9000/9 यानी कि 1000। कितना आसान सा सवाल था। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, सवाल नंबर 56। सवाल नंबर 56 वेरी इजी क्वेश्चन। क्लियर है? गौर से समझना, ये भी पेपर का पूछा हुआ, ध्यान से देखेंगे। 10 छात्रों की बचत की औसत राशि 600 रुपए है। मैं इसको 2 तरीके से कराऊंगा, सवाल लॉजिकली बहुत अच्छा है। 10 छात्रों की बचत की औसत राशि 600 रुपए। एक हॉस्टल है, हॉस्टल में 10 स्टूडेंट है और उसकी एवरेज जो सेविंग है वो 600 रुपए। तो 10 स्टूडेंट की टोटल सेविंग कितनी हो जाएगी? अगर मैं टोटल सेविंग की बात करूं, अगर मैं 10 स्टूडेंट की टोटल सेविंग की बात करूं, हर एक स्टूडेंट की एवरेज 600 है, तो 10 स्टूडेंट की कितनी हो जाएगी टोटल सेविंग? 6000 रुपया हो जाएगी ना। अब हुआ क्या, 3 छात्र ऐसे हैं जिनकी कोई बचत नहीं है। अब देखिए गौर से सुनना, 10 छात्र में से 3 छात्र ऐसे हैं जिनकी कोई बचत नहीं है। तो ये बेचारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी कोई बचत नहीं है, 0 बटे सन्नाटा है ये लोग। ठीक है, 0 रुपया, कोई बचत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, और अन्य छात्रों में से प्रत्येक की कम से कम 250 रुपए की बचत है। तो इन 3 के अलावा अभी कितने स्टूडेंट और बचे? 7 स्टूडेंट और बचे। तो ये जो 7 स्टूडेंट और बचे, इनमें से कम प्रत्येक की कम से कम 250 रुपए की बचत है। ठीक है, ईच ऑफ द अदर हैव एटलीस्ट ₹250। तो बाकी जो लोग हैं उनमें से प्रत्येक की कम से कम 250 रुपए की बचत है, इंक्लूडिंग निहार को इंक्लूड करते हुए, हु हैज एग्जैक्टली ₹1300। और निहार की एग्जैक्टली सेविंग बता दी 1300 रुपए। तो 3 लोगों की सेविंग मुझे पता है कुछ नहीं है, 0 रुपया। एक बंदा है निहार, निहार की सेविंग मुझे पता है कि निहार की सेविंग कितनी है, तो निहार की सेविंग है 1300 रुपए, 1300 रुपीज।
अब देखिए 10 लोगों में से 4 लोगों की कहानी क्लियर है। बचे कितने? बचे आपके 6 लोग, बचे आपके 6 लोग, गौर से सुनना, 6 लोग बचे। अब क्वेश्चन में पूछा द लार्जेस्ट अमाउंट दैट एनी वन स्टूडेंट कुड हैव, तो लार्जेस्ट अमाउंट बताइए जो कोई स्टूडेंट जिसके पास हो सकती है। बताइए बचत की सबसे बड़ी राशि क्या हो सकती है किसी स्टूडेंट के पास। टोटल 10 स्टूडेंट है, 3 के पास तो एक ढेला नहीं है, चौथा स्टूडेंट निहार, उसके पास 1300 रुपए, तो बाकी बचे 6 स्टूडेंट। इन 6 स्टूडेंट में किसी एक स्टूडेंट के पास मैक्सिमम कितने रुपए हो सकते हैं? किसी एक स्टूडेंट के पास, किसी एक स्टूडेंट के पास, यानी कि ये रहा कोई एक स्टूडेंट, इसके पास मैक्सिमम कितने रुपए हो सकते हैं? अगर इसके पास मुझे मैक्सिमम रुपए चाहिए तो बाकी देखो 4 तो ये हो गए, एक 5वां ये हो गया, तो बाकी के स्टूडेंट कितने बचे? 5 स्टूडेंट बचे। तो बाकी ये जो 5 स्टूडेंट है इनके पास मिनिमम होना चाहिए, ये जो बाकी 5 स्टूडेंट बचे इनके पास मिनिमम अमाउंट होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिनिमम अमाउंट जो होना चाहिए हर स्टूडेंट के पास वो 250 रुपए होना चाहिए। तो बाकी के जो 5 स्टूडेंट है ना भाई, इनको मैं हर एक को 250 रुपए दे दूंगा। तो 5 स्टूडेंट को टोटल हम 1250 रुपए दे देंगे एक, क्योंकि हमको इसको मैक्सिमम करना है तो बाकी को मुझे मिनिमम करना पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी मिनिमम है 0, इसका फिक्स है 1300 रुपया तो है ही इसकी सेविंग। बाकी 5 को मुझे 250 रुपए देने पड़ेंगे क्योंकि 250 से कम नहीं हो सकता। ज्यादा लोग हैं तो ये फिर मैक्सिमम नहीं हो पाएगा। तो 250 5 लोगों को दिए तो टोटल 1250, 1250 ये हो गया, 1300 हो गया, तो कितना हो गया? 2550। तो टोटल 6000 में से 1250 प्लस 1300 यानी कि 2550 रुपए ये सारे लोग लेके बैठ गए। तो इसको बेचारे के पास मैक्सिमम कितना होगा? 6000 माइनस 2550 यानी कि 3450 रुपए, 3450 रुपीज, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 3450 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? यहां तक आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका था जो कि बेस्ट मेथड है, इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरा तरीका हम ऐसे देख सकते हैं कि सभी को पता है कि एवरेज की कहानी क्या होती है कि अगर हम ये बोलते हैं कि एवरेज 600 रुपए, तो हम ये मान के चलते हैं कि हर एक आदमी की सेविंग, हर एक स्टूडेंट की सेविंग 600 रुपए है। क्लियर है? एवरेज हमको बैलेंस करना पड़ता है। अगर हर एक स्टूडेंट की सेविंग 600 रुपए है और मुझे एक बंदे की मैक्सिमम सेविंग निकालनी है, तो देखिए एवरेज सबका 600 बोला है, 600 एवरेज है, लेकिन इनके पास तो 0 है, तो यानी कि इनके पास कितने की कमी है? 1800 की। तो ये 1800 रुपए सबसे पहले हम इसको दे देते हैं। किसको दे देते हैं? इसको देते हैं 1800 रुपए। इसके पास कितने? निहार के पास 1300, यानी कि एवरेज से कितना ज्यादा है? एवरेज से 700 ज्यादा, एवरेज से 700 ज्यादा है, तो इस बंदे से हम 700 निकाल लेते हैं। बोले कोई डाउट है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? बाकी ये जो 5 स्टूडेंट है इसको मुझे मिनिमम देना था, तो मैंने मिनिमम सबको कितना दिया? 250 कितना दिया? 250। अगर 250 दिया तो यानी कि एवरेज से कितना कम दिया? एवरेज से 350 भाई, 250 एवरेज से कितना कम? 350। तो एवरेज से 350 कम दिया 5 लोगों को, यानी कि इस बंदे को हम 350 इंटू 5 कितना कर देते हैं? 1750 रुपए दे देते हैं। क्लियर है? और इसका भी एवरेज कितना होगा तुम्हारा? 600। ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 2400 माइनस 700 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1700 प्लस 1750, 3450 रुपए। 3450 रुपए यहां से भी आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? हमने कुछ नहीं किया, जस्ट बैलेंस किया, एवरेज से कंपेयर किया। इनके पास एवरेज से कितना कम है? 600 टोटल 1800 कम है। अगर 1800 कम है तो किसी न किसी के पास तो होंगे वो 1800 रुपए हमने इसको दे दिए। इसके पास अपने तो 600 हैं क्योंकि हर एक आदमी का एवरेज 600 है। इसके पास 1300, निहार के पास एवरेज से कितना ज्यादा है? 700, तो 700 रुपए हमने यहां से निकाल लिए, इससे 700। इन 5 लोगों के पास 250 रुपए है, एवरेज से 350 कम है, तो टोटल कितना? 1750 कम है, तो 1750 हमने इसको दे दिए। क्लियर है? इनसे लेके इसको दे दिए, तो टोटल कितनी आ गई इसकी? 3450। क्लियर? समझ में है? नेक्स्ट सवाल। ओके, सवाल नंबर 57। देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है
और जनरली अभी जो सवाल हैं प्राइम नंबर वाले हैं जिनमें आपको केस चेक करना होता है वो एसएससी में थोड़े कम आते हैं, कैट के पेपर में ज़्यादा आते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे सवाल पेपर में धीरे धीरे अब आने शुरू हो गए। इसलिए मैं आपको इन टाइप के क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रहा हूँ जिनमें आपको केस चेक करना होता है। जैसे कि यही सवाल देख लीजिए, आउट ऑफ 5 इंटीग्रल नंबर, आपके पास 5 पूर्णांक संख्या है, C इज द एवरेज ऑफ A एंड D। C जो है A और D का एवरेज है। B इज ग्रेटर देन C एंड लेस देन D। B जो है C से बड़ा है और D से छोटा है। तो क्वेश्चन में पहली लाइन बोले C इज द एवरेज ऑफ A एंड D, तो यानी कि C जो है A और D का एवरेज है। तो हमारे पास दो केस पॉसिबल हो सकते हैं, C मिडिल में होगा, C मिडिल, इधर देखिए मैं इधर लिख रहा हूं लेफ्ट साइड में सबसे छोटी और राइट साइड में सबसे बड़ी, कि C मिडिल में होगा, उसके आजू बाजू A और D होंगे। या फिर ऐसे भी केस बन सकता है कि C बीच में होगा और आजू बाजू आपके D और A होंगे, मतलब या तो A C से बड़ा होगा या फिर D C से बड़ा होगा। दो केस बनेंगे आपके पास। आगे वाली लाइन देखते हैं, B इज ग्रेटर देन C। B जो है C से बड़ा है पर D से छोटा है। नाउ B जो है C से बड़ा है और D से छोटा है, यानी कि B आपका यहां पे आना चाहिए। B जो है C से बड़ा हो गया, D से छोटा हो गया। लेकिन अब मैं B को अगर मैं C से बड़ा रखूंगा तो B D से छोटा नहीं हो पाएगा इस केस में, यानी कि ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। तो ये वाली चीज तो हमने खत्म कर दी। तो यहां तक बात आई। आगे क्या बोला है, आल्सो B इज द एवरेज ऑफ A एंड E। B जो है A और E का एवरेज है। तो देखिए A तो इस साइड लिखा हुआ है और ये B है। B जो है A और E का एवरेज है। अब हमारे पास दो केस बनते, या तो आपका E यहां पे हो जाएगा, क्लियर है, या फिर इस तरीके से बात लिखी रहेगी A C B D। गौर से सुनना, गौर से सुनना, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है B इज द एवरेज ऑफ A एंड E। B इज द एवरेज ऑफ A एंड E। A इधर है तो आपका हो सकता है कि E इधर हो और आपका जो B है वो A और E का एवरेज हो गया जस्ट मिडिल में। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें किसी को, कोई समस्या नहीं। लेकिन बात ऐसे भी हो सकती है कि हम D को थोड़ा इधर कर दें और E को यहां पे लिख दें, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी आप देखोगे तो B इज द एवरेज आएगा A और E का। B जो है एवरेज हो सकता है A और E का, हो सकता है, क्योंकि इंटीग्रल नंबर है। B इज द एवरेज ऑफ A एंड E। लेकिन आपसे पूछा क्या, द मिडिल मोस्ट नंबर इन द सीक्वेंस। अगर मैं दोनों ही सीक्वेंस ऑब्जर्व करूं तो मैं पाऊंगा कि B जो है वो हमेशा मिडिल में ही है। B की पोजीशन चेंज नहीं हुई, मिडिल मोस्ट नंबर क्या है वो दोनों केसेस में हमेशा B ही रहेगा। क्लियर है, आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि B जो है A और E का एवरेज है, तो A तो इधर है ही फिक्स, E को और D को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन B जो है मिडिल मोस्ट नंबर ही रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, B ऑप्शन। तो ऐसे केस चेक करने वाले सवाल भी आपके पेपर में बन सकते हैं। ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस में दिखाना चाहूंगा आपको। जैसे ये है सवाल नंबर 58। सवाल नंबर 58 को गौर से समझना। The average of 3 prime numbers lying between 47 and 74 is 191/3। देखिए प्राइम नंबर की जहां पे बात होती है, सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम बेसिक मैथमेटिक्स पे आ जाइए, ऑल ट्रिक सब कुछ फेल हो जाता है जहां पे प्राइम नंबर की बात आती है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन में बोला गया 3 प्राइम नंबर जो 47 और 74 के बीच में कोई 3 प्राइम नंबर, उनका एवरेज 191/3 है। द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 आउट ऑफ 3 प्राइम नंबर्स इज। तो उन 3 प्राइम नंबर में से किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस होगा, जो सबसे ज्यादा अंतर होगा, वो कितने का होगा, ये पूछा है। ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस कितना होगा उन 3 प्राइम नंबर में से किन्हीं 2 के बीच। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 47 और 74 के बीच में प्राइम नंबर है कौन कौन से। तो 47 के बाद आपका कौन सा आएगा, ये आएगा आपका 53। बोलिए कोई डाउट है भाई, 53 के बाद क्या आएगा आपका 59 आएगा। 59 के बाद आपका प्राइम नंबर क्या आएगा 61 आएगा। 61 के बाद आपका प्राइम नंबर क्या आएगा, 61 के बाद 71 आएगा, 67 आएगा। और 67 के बाद आएगा भाई आपका 71 और 71 के बाद आएगा भाई आपका 73। इतना तो आप समझते हैं प्राइम नंबर अभाज्य संख्या जिनके केवल एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो। ठीक है भाई, तो 47 और 74 के बीच में यही आपके 6 प्राइम नंबर आ जाएंगे ना। 53 हो जाएगा, 59 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा। ठीक है, इनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर है। अब इनमें से इन 6 प्राइम नंबर में से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 प्राइम नंबर जो है, कोई 3 प्राइम नंबर, उनका एवरेज कितना दिया है
191/3, एवरेज कितना दिया 191/3, 3 प्राइम नंबर का एवरेज दिया 191/3। तो आपसे पूछा ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस क्या होगा उन 3 प्राइम नंबर में से किन्हीं दो के बीच। अब देखिए ये जो लाइन दी है ना ये बड़ी क्रूशियल है 191/3 की। अगर हम किन्हीं भी 3 नंबर का एवरेज निकालते हैं तो जाहिर सी बात है हमें उन 3 नंबर को जोड़ना पड़ेगा और 3 से भाग करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 से हम भाग कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 191 क्या है एक्चुअली, ये 191 जो है ये उन 3 प्राइम नंबर का सम होना चाहिए। ये उन 3 प्राइम नंबर का क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। अगर उन 3 प्राइम नंबर का सम है तो यहां पर मैं फोकस करता हूं यूनिट डिजिट 1 पे, यूनिट डिजिट 1 पे मैं फोकस कर रहा हूं, यानी कि उन 3 प्राइम नंबर का जो भी हम सम करेंगे उसका यूनिट डिजिट एक तो 1 होना चाहिए और 191 होना चाहिए। एक तो यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और सम कितना होना चाहिए, 191 होना चाहिए। तो मैं केवल और केवल उन्हीं नंबर्स पे फोकस करूंगा जिसका यूनिट डिजिट 1 आ रहा हो, जिनका यूनिट डिजिट क्या आ रहा हो, 1 आ रहा हो। तो यूनिट डिजिट जो 1 आएगा वो पहला केस कौन सा होगा, पहला केस ले लेते हैं हम 53, 67 और 71। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 53, 67 और 71। गौर से समझ रहे हैं बात को, 7 3 10 और 10 1 11, यूनिट डिजिट 1 है, 7 3 10 1 11, यहां से लगेगा 7 1 8 6 14, 14 5 19, और जोड़ के भी 191 आ रहा है, जोड़ के भी 191 आ रहा है। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? देखिए आंसर तो मुझे ऐसे मिल गया, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई, मुझे केवल वही नंबर पिक करने थे जिनका यूनिट डिजिट 1 हो। तो सबसे पहले मैंने 53 से शुरुआत की, तो 53 के बाद अगर मैं और कोई नंबर लूंगा, 3 और 1 4, ये भी ले सकता था वैसे मैं। 53 हमने लिया, 67 और 71, हम और भी ले सकते थे, 53 ले सकते थे यहाँ पे, और 61 ले सकते थे, 67 लेने की कोशिश कर सकते थे क्योंकि यहां से भी यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा, 3 1 4 7 11, लेकिन आपको सम भी 191 चाहिए। तो मैंने पिक किया 53, 67 और 71। तो 7 3 10 1 11, यूनिट डिजिट तो 1 है, 7 1 8 6 14 5 19, तो सम कितना आ रहा है, इनको जोड़ के 191 आ रहा है, 191 आ रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहां पे जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस होगा दो नंबर के बीच, देखिए सबसे स्मॉलेस्ट कितना है 53, सबसे लार्जेस्ट कितना है 71, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 18 डिफरेंस आ रहा है। अगर 18 डिफरेंस आ रहा है तो 12 तो आंसर है नहीं, ना ही 14 आंसर है। आंसर क्या आ गया मेरा, फिर थर्ड ऑप्शन हो गया 18। कांट बी डिटरमाइन तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि हमको बस केस चेक करने पड़ेंगे, केस चेक करेंगे तो जरूर हम डिटरमाइन कर पाएंगे। तो आंसर क्या हो गया 18। तो हमने ऑप्शन से भी फिर इस सवाल को बड़ी आसानी से कर दिया। क्लियर है, आप और भी केस चेक करेंगे तो वहां से आप चेक कर सकते हो कि जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस है वो 18 आएगा। तो आपको इस तरीके से दिमाग लगाना है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे सवाल नंबर 59। सवाल नंबर 59 देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, गौर से समझना। प्राइम नंबर पे द एवरेज ऑफ 4 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर ए बी सी डी इज 35। 4 प्राइम नंबर है ए बी सी डी, उनका एवरेज 35 है, ठीक है। तो ए बी सी डी का एवरेज क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए बी सी डी एवरेज इज 35। चलिए मेंटेन होना चाहिए 35। नाउ क्वेश्चन में क्या बोला गया, ए एंड डी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 36। ए और डी जो है 36 से बराबर दूरी पर हैं। चलो ठीक है, ए और डी मतलब फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर के बारे में बोला गया कि 36 से बराबर दूरी पर है, ठीक है। बी एंड सी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 34। बी एंड सी का मतलब ये, बी एंड सी का मतलब ये, समझ में आ रहा है आपको। बी एंड सी जो है वो 34 से इक्वल डिस्टेंस पर है। ये काम की बात है मेरे लिए, ये काम की बात है कि बी और सी दो नंबर हैं जो 34 से इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं बोलूं कि 5 जो है तुम्हारा 4 से और 6 से इक्वी डिस्टेंट है। भाई 5 जो है 4 से उतनी ही दूरी पर है जितना 6 से। 5 से 4 जो है कितना 1, और 5 और 6 के बीच में भी गैप कितना है 1। तो जाहिर सी बात है 5 क्या है, 4 और 6 का एवरेज ही तो है। अगर कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं से बराबर दूरी पर है तो जाहिर सी बात है इस संख्या क्या है, एवरेज है अदर टू नंबर्स का, जैसे कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि बी और सी दोनों प्राइम नंबर है, और दोनों प्राइम नंबर 34 से इक्विडिस्टेंट पे, 34 से बराबर दूरी पर है। तो जाहिर सी बात है बी और सी का एवरेज है 34। बी और सी का क्या है, एवरेज है 34। तो मैं एक नंबर एज्यूम करने की कोशिश करूंगा जो 34 के आजू बाजू हो।
क्योंकि इसमें ए सबसे छोटा, बी उससे बड़ा, सी उससे बड़ा और डी सबसे बड़ा है। क्लियर है? तो 34 के आजू बाजू अगर मैं लेने की कोशिश करूंगा तो मेरे दिमाग में आएगा कि बी की वैल्यू 31 ले लेते, सी की वैल्यू 37 ले लेते, क्योंकि प्राइम नंबर लेना है भाई। 31 और 37, 34 से 3 इधर 31, 34 से 3 ज्यादा 37, और 31 और 37 दोनों ही प्राइम नंबर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 31 और 37 बी और सी की वैल्यू हो सकती है, हो सकती है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, ए एंड बी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 30। दो नंबर हैं ए और बी। ए और बी यानी कि स्टार्टिंग के दो के बारे में बोला गया। ए और बी जो है 30 से इक्विडिस्टेंट है। ए और बी जो 30 से इक्विडिस्टेंट है, यानी कि ए और बी के एकदम मिडिल में है 30, यानी कि जो 30 है ए और बी का क्या है, एवरेज है। अब ए और बी का एवरेज 30 है, तो 30 के आजू बाजू कौन से दो प्राइम नंबर है? तो ये तो बड़ा ही आसान हो गया, 29 और 31, 29 और 31, 29 और 31। देखिए गौर से, यहां भी b की वैल्यू 31 आई, यहां भी b की वैल्यू 31 आई, तो हमारा जो शक है वो एकदम कंफर्मेशन में बदल रहा है कि जो हम नंबर एज्यूम कर रहे हैं वो सही एज्यूम कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? आगे एक और चेक करते हैं। C एंड D आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 40। C और D जो है 40 से इक्विडिस्टेंट है, तो ये हो गया दो नंबर C और D, ये 40 से इक्विडिस्टेंट है, 40 से बराबर दूरी है। C और D जो 40 से समदूरस्थ हैं, समदूरस्थ हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब हुआ कि C और D का एवरेज 40 है। C और D का एवरेज क्या है? 40। अगर C और D का एवरेज 40 है तो 40 के आजू बाजू प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे तुम्हारे? देखो दिमाग में आना चाहिए, 37 और 43, 37 और 43, 40 से 3 कम 37, 40 से 3 ज्यादा 43। बोले कोई डाउट है? देखिए यहां हमने C की वैल्यू 37 निकाली थी, यहां से भी C की वैल्यू 37 ही आई है, मतलब बात एकदम ठीक है। बात क्या एकदम ठीक है? कोई डाउट है? क्लियर है? समझ में आ रही है बात सभी को? अब देखिए क्वेश्चन में लास्ट बात और चेक कर लेते हैं कि ए और डी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 36। ए और डी जो है 36 से इक्विडिस्टेंट है। तो अगर मैं ये सारे मैंने केसेस चेक करे 1 बाय 1, और मैंने ए की वैल्यू कितनी निकाली है, किधर गया ए की वैल्यू निकाली है भाई मैंने 29, ए की वैल्यू निकाली है मैंने 29। मैंने डी की वैल्यू कितनी निकाली है, रहा डी की वैल्यू निकाली है मैंने 43। तो ए की वैल्यू 29, डी की वैल्यू 43। तो मैं चेक करूंगा क्या ए और डी का एवरेज 36 आ रहा है। और क्वेश्चन में ये भी बोला गया था कि ए और डी 36 से इक्विडिस्टेंट है। तो 9 और 3 12 का 2, 2 और 1 3 4 7, ए और डी का सम 72 है, 72 का हाफ कितना आ रहा है? 36। यस, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए और डी का जो एवरेज है वो 36 आ रहा है। क्लियर? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? आपसे पूछा कि ए और डी के बीच का डिफरेंस बताइए, तो इनके जो बीच का डिफरेंस होगा तो कितना आ जाएगा डिफरेंस? 11 + 3 14, 14 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका ये बी ऑप्शन। क्लियर है? सभी को बात समझ में? बड़ा ही सिंपल सा सवाल था। 13 में से 9 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 14। 14 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और डी के बीच का डिफरेंस। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता था, यहाँ पे सवाल बहुत सारे बन सकते थे। जो मेन मोटिव था मेरे इस क्वेश्चन को कराने का वो ये था कि आपको इस तरीके से केस चेक करना आ जाए। क्लियर है? अभी एसएससी में बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते हैं, पर ऐसा नहीं कि आ नहीं सकते, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, आपके दिमाग में होता है डिफिकल्ट, बस। बात समझ में आई भाई? चलिए आगे बढ़ेंगे और सवाल हम देखने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर है 60। ओके, सवाल नंबर 60 जो है एक टिपिकल लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। गौर से समझना। देखो जो क्वेश्चन बोल दे सेम टू सेम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में उतार दो, और कुछ भी नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इफ P Q R B 3 पॉजिटिव नंबर सच दैट P इज ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन R। P Q R 3 पॉजिटिव नंबर है, P जो है सबसे बड़ा है और Q जो है R से बड़ा है। When the smallest number is added to the difference of the rest two number, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? R। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है भाई आपका? R। स्मॉलेस्ट नंबर को अदर टू नंबर के डिफरेंस में जोड़ा जाता है। तो स्मॉलेस्ट नंबर R है, अदर टू नंबर P और Q है, P बड़ा है, तो अदर टू नंबर का जो डिफरेंस होगा वो P - Q होगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर को मैंने अदर टू नंबर के डिफरेंस में ऐड किया, ठीक है। देन द एवरेज ऑफ द रिजल्टेंट नंबर, तो ये निकल के आया मेरा रिजल्टेंट नंबर, दिस इज रिजल्टेंट नंबर, एक नया नंबर आया। तो रिजल्टेंट नंबर का एवरेज एंड द ओरिजिनल नंबर एक्सेप्ट टू द स्मॉलेस्ट नंबर इज 21 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल द 3 नंबर्स। देखिए बेहतरीन लैंग्वेज इसमें सवाल में यूज की गई है। क्वेश्चन बोला गया कि जब हम स्मॉलेस्ट नंबर को अदर टू नंबर के डिफरेंस में ऐड करते तो जो रिजल्टेंट नंबर आया और
ओरिजिनल नंबर्स का जो एवरेज है, ओरिजिनल नंबर्स का एवरेज एक्सेप्ट किसके अलावा, स्मॉलेस्ट नंबर के अलावा। तो ओरिजिनल नंबर आपके पी क्यू और आर थे, इसमें स्मॉलेस्ट को मैं हटा दूं तो ओरिजिनल नंबर क्या बचे, पी और क्यू। तो इस रिजल्टेंट नंबर का अगर मैं P और Q के साथ अगर मैं एवरेज लूं, टोटल कितने नंबर हो गए, 1 2 3, टोटल 3 नंबर होंगे। तो इनका जो एवरेज है वो 21 ज्यादा है, 21 मोर है। किससे 21 मोर है, एवरेज ऑफ ऑल द 3 ओरिजिनल नंबर, ऑल 3 ओरिजिनल नंबर यानी कि P Q R ये 3 ओरिजिनल नंबर है, इनके एवरेज से कितना, 21 मोर है। बोलिए कोई डाउट है इसमें, किसी भी स्टूडेंट को यहां तक बात समझ में आई होगी, क्लियर है। जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे वैसे मैंने लिख दिया, एक ही लाइन का सवाल था, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर को जब मैं अदर 2 नंबर के डिफरेंस में ऐड करता हूं तो एक रिजल्टेंट नंबर आता है। इस रिजल्टेंट नंबर का ओरिजिनल नंबर्स के साथ एवरेज, लेकिन उसमें स्मॉलेस्ट को इंक्लूड नहीं करना है, तो P प्लस Q को इंक्लूड किया, एवरेज को निकालने के लिए 3 से डिवाइड किया। ये एवरेज 21 ज्यादा है ओरिजिनल नंबर के एवरेज से, तो ओरिजिनल नंबर के एवरेज से 21 ज्यादा हो गया। बात समझ में आई। तो यहां पे अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, P माइनस क्यू बाई 3 प्लस R बाई 3 प्लस P बाई 3 प्लस Q बाई 3, दैट मीन्स P प्लस Q प्लस R बाई 3 है भाई। अरे भाई R बाई 3 ये रहा, P बाई 3 ये रहा, Q बाई 3 ये रहा, बराबर 21 प्लस P प्लस Q प्लस R बाई 3। ये सारी की सारी कैलकुलेशन आप माइंड में भी सोच सकते थे, ठीक है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखोगे तो कुछ है क्या, कुछ है, सिंपल से कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से हमसे पूछा क्या, वैल्यू ऑफ P माइनस Q, P माइनस Q की वैल्यू पूछी, तो आई नीड P माइनस Q बराबर 3 उधर चला जाएगा, तो 3 इंटू 21 कितना आ गया, 63। तो आंसर कितना आ गया, 63, जो कि आपका सी ऑप्शन है। तो एक ही लाइन में आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 63। क्लियर, सभी को बात समझ में आई। तो बहुत ही ज्यादा आसान सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग, सवाल नंबर 61। यस, सवाल नंबर 61 भी एक केस चेक करने का क्वेश्चन है, गौर से समझना। द एवरेज ऑफ 26, 29, n, 35 एंड 43 लाइज बिटवीन 25 एंड 35। ठीक है, आपके पास 5 नंबर दे रखे हैं, इनका जो एवरेज है वो 25 और 35 के बीच में लाई करता है। n इज ऑलवेज एन इंटीजर, n हमेशा एक पूर्णांक है, एंड ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ गिवन इंटीजर, और उसकी जो वैल्यू है वो गिवन इंटीजर के एवरेज से ज्यादा है। तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, ये आपको पॉसिबल केस दे रखे हैं। तो n का मान क्या है, देखिए बड़ा ही आसान सा सवाल है, 2 केस दे रखे हैं, दोनों को चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 26, 29, n, 35 और 43 का जो एवरेज है वो 25 और 35 के बीच में है। तो सबसे पहले हम इनको ऐड करते हैं, तो 26 प्लस 29 कितना हो गया भाई आपका, हो गया 55, 55 प्लस 35 कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका भाई 90, 90 प्लस 43 कितना हो गया 133। तो 133 प्लस n, ये क्या किया मैंने, पांचों नंबर को ऐड कर लिया। अरे समझे भाई, कैसे निकालोगे इन सब संख्याओं का एवरेज, सबको जोड़ लेंगे, जोड़ने पे कितना है 55, 90, 43, 133 प्लस n बटे 5, ये आ जाएगा इन पांचों संख्याओं का एवरेज। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन सभी नंबर का जो एवरेज है वो 25 और 35 के बीच में, यानी कि एवरेज जो 25 से तो बड़ा है पर 35 से छोटा है। बोलो सही बात है, 25 से तो बड़ा है और 35 से छोटा है। क्लियर है बात? आता अब पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 25 पंजे 125, और ये आ जाएगा तुम्हारा 133 प्लस n, 133 प्लस n, और 35 पंजे कितना आ जाएगा 175। क्लियर है, सभी को बात समझ में आई। अब देखिए यहां से 2 केस निकल के आ रहे हैं, या तो मैं इन दोनों को इक्वल रखूंगा या फिर मैं इनको इक्वल रखूंगा। 133 प्लस n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 125। भाई यहां से मैं दोनों चीजें क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एक तो ये कि 125 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 133 प्लस n, या फिर मैं यहां से देखूंगा 133 प्लस n इज ऑलवेज लेस देन 175। लेकिन पहले वाला जो केस है ये मुझे कुछ नहीं देगा। क्यों कुछ नहीं देगा? क्योंकि 125 से बड़ा तो 133 ही है, तो जाहिर सी बात है उसमें n और जोड़ दोगे तो नंबर और बड़ा हो जाएगा। इसका देने का तो कोई मतलब ही नहीं था, हटाइए इसको, पहले केस को। तो पहले इस बात को हम हटा देते हैं। नाउ 133 प्लस n इज लेस देन 175, तो n की जो वैल्यू है वो 175 माइनस 133,
तो n इज लेस देन कितना आ जाएगा, 5 में 3 गए 2, n इज लेस देन 42। n की जो वैल्यू है वो हमेशा 42 से छोटी आएगी, n की जो वैल्यू है वो हमेशा 42 से छोटी आएगी। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? तो ये दोनों केस नहीं है आपके, ठीक है भाई, क्योंकि n की जो वैल्यू वो हमेशा 42 से लेस आई है, ये तो मैंने निकाल दिया। लेकिन एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी है, तो मुझे यहां पे पूरा करना पड़ेगा इसको सॉल्व। तो n इज लेस देन 42 आ गया। बोले कोई डाउट है यहां पे किसी को? चलिए आगे इसमें एक बात, एक स्टेटमेंट और बोल रखा है। वो क्या है स्टेटमेंट? वो स्टेटमेंट है n हमेशा एक जो कि एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स, जो कि ग्रेटर है एवरेज ऑफ गिवन नंबर। n एक इंटीजर है जो कि गिवन नंबर के एवरेज से बड़ा है। तो गिवन नंबर्स का एवरेज क्या था? गिवन नंबर का एवरेज था 133 प्लस n, 133 प्लस n बाई 5। तो n की जो वैल्यू गिवन नंबर के एवरेज से हमेशा ग्रेटर है, यानी कि ये आएगा। दूसरा केस आपका ये आएगा यहां से। बोलिए कोई समस्या इसमें? 5 को इधर ले आते तो 5n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 133 प्लस n। ठीक बात है। इधर आएगा तो 4n हो जाएगा, 4n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 133। तो n इज ऑलवेज ग्रेटर देन कितना? n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4 तिया 12 और 1 4 तिया 12, 33.25 हो जाएगा ना, 33.25 आएगा। क्लियर है? 33.25। तो मुझे पता चल गया कि n की जो वैल्यू है वो 33.25 से बड़ी है, 33.25 से बड़ी है। बोलो या तो है ना n इज ग्रेटर देन 33.25। लेकिन क्वेश्चन में एक वर्ड लिख दिया कि n इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो 33.25 से जस्ट बड़ा इंटीजर क्या होता है तुम्हारा? 34 होता है, 34। तो मैं अगर मुझे इंटीजर को ही बताना है तो 0.25 लिखने का कोई मतलब नहीं है। मैं लिखूंगा कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 33, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 33। 33.25 ना, n इंटीजर है, 33.25 से बड़ा इंटीजर 34 है, यानी कि n की वैल्यू 34 हो सकती है। तो उस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 33 से बड़ा होगा n, यानी कि n की जो रेंज आएगी वो 33 से तो बड़ी होगी लेकिन 42 से छोटी होगी। ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि भाई होगा आपका ये सी ऑप्शन ना। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? तो आसान सा सवाल था, कुछ भी दम नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सवाल नंबर है 62। ओके, सवाल नंबर 62 बड़ा ही आसान क्वेश्चन है एमटीएस लेवल का। द एवरेज ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय 0, 2 एंड 4 वुड बी। तो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर का एवरेज निकालना है जो डिजिट 0, 2 और 4 से बनेंगे। तो 0, 2 और 4 से बनने वाला लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा? तो लार्जेस्ट डिजिट नंबर क्या होगा? सबसे बड़ी डिजिट लेंगे 4, फिर उससे छोटी 2, फिर 0, 420 है, तो होगा लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट क्या होगा? स्मॉलेस्ट के लिए हम देखिए 0 तो नहीं ले सकते, वरना फिर वो नंबर 3 डिजिट के ना होकर 2 डिजिट का ही हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट क्या लेंगे हम? 2। अब 2 के बाद फिर हम लेंगे 0, ये 4, ये स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा। और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 624। तो 624 आ गया सब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का। तो एवरेज कितना आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा 312, यानी कि ए ऑप्शन। क्लियर? खत्म सवाल। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। सवाल नंबर है आपका 60। ओके, सवाल नंबर 63। देखिए बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट सवाल है, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड पैटर्न है आपका एवरेज में। सवाल नंबर 63 और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 64 पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं बार बार ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, बेसिक से भी और इसको डायरेक्ट बिना पेन उठाए भी हम इसको शॉर्ट में करने का तरीका देखेंगे। क्लियर है? सबसे पहले बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। ए एंड बी हैव देयर एनुअल एवरेज इनकम 80,000, B and C have their annual average income 75,000. C and A have their annual average income 78,000. So annual income of A is, ठीक है। तो यहाँ पे A और B की एवरेज एनुअल इनकम 80,000 बोल रखी है। तो देखिए सबके आगे 3 जीरो लगा हुआ है ना, यहाँ पे ये। तो मैं इन 3 जीरो को हटा देता हूँ, इन 3 जीरो को हटा देते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। जो भी मेरा आंसर आएगा उसमें बाद में मैं 3 जीरो चुपका दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए और बी की एवरेज एनुअल इनकम 80 दे रखी है। अगर एवरेज इनकम 80 है तो ए और बी की टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 160, 160। बी और सी की एवरेज एनुअल इनकम 75 है, तो बी और सी की जो टोटल इनकम है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी 150।
सी और ए की टोटल जो एवरेज इनकम है वो 78 है, तो सी और ए की टोटल इनकम कितनी हो जाएगी 78 इंटू 2 यानी कि कितना 156 बोलिए। यहां तक बात क्लियर है सभी को, ये आ गया। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं तो ये देखिए 2a प्लस 2b प्लस 2c ऐड करने पर आ जाएगा इन तीनों इक्वेशन को ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c, जो कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 5 5 10 6 16 का 6 और ये 466 466 क्लियर है ना, समझ में आया सभी को। अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं इधर तो ये आ जाएगा तुम्हारा 233, तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 233, a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 233, सिंपल सी बात है। आपसे पूछा है एनुअल इनकम ऑफ ए की एनुअल इनकम पूछिए, आपसे ए की एनुअल इनकम पूछिए तो जाहिर सी बात है आपको बी प्लस सी की वैल्यू को यहां पे रिप्लेस करना पड़ेगा। बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 150, तो अगर मैं यहां पे बी प्लस सी की वैल्यू 150 रख देता हूं तो यहां ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 प्लस 33 यानी कि 83, सो ए की वैल्यू 83 आ गई, क्लियर है। अगर मुझसे b की वैल्यू पूछी जाती b की तो मैं a प्लस सी की वैल्यू कितनी है 156 यहां पर रिप्लेस कर देता। अगर मुझसे किसकी वैल्यू पूछी जाती c की वैल्यू पूछी जाती तो a प्लस बी की वैल्यू 160 यहां पर रख देता तो c की वैल्यू आ जाती। a की वैल्यू 83 आई है, मैंने 3 जीरो हटाई थी, 3 जीरो चिपका देता हूं तो a की इनकम कितनी आ जाएगी 83,000। तो ये इस क्वेश्चन को करने का बेसिक मेथड था, क्लियर है। कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को, और आपको एग्जाम में इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। जो मैं तरीका बताऊं आपको उस तरीके से करना है, गौर से समझना। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है ए और बी की, ठीक है, गौर से सुनते रहना। ए बी की एवरेज इनकम 80,000, तो ए बी की एवरेज इनकम कितनी दे रखी है आपको 80,000, सही है। बीसी की एवरेज इनकम कितनी दे रखी है, ये दे रखी है आपको 75,000, 75,000, सही है। सी और ए की एवरेज इनकम कितनी दे रखी है आपको 78,000, क्लियर है। कोई डाउट है इसमें किसी को, तो आपको इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है, आपको ए की एनुअल इनकम निकालनी हो, बी की एनुअल इनकम निकालनी हो, सी की एनुअल इनकम निकालनी हो, आप एक ही लाइन में सीधा आंसर दे सकते हो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। कैसे, अगर आपको ए की निकालनी है तो देखिए यहां पे ए यहां पे है और ए यहां पे, दोनों जगह ए आ रहा है ना, ए बी प्लस सी ए, दोनों को ऐड कर दीजिए 80 प्लस 78 हो जाएगा, और इसमें से 75 माइनस कर दीजिए। 80 प्लस 78 में से 75 माइनस कर देंगे तो सीधा सीधा ए की एनुअल इनकम कितनी आ जाएगी 83,000, आंसर। बोलो कोई डाउट है। अगर आपको ए की निकालनी, शॉर्ट मेथड समझ में आया सभी को कैसे करना है, दोनों को ऐड कर दीजिए 80,000 प्लस 78,000, उसमें से 75,000 माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली 3 का ही गैप आएगा ना, 78 माइनस 75 प्लस 3, तो 80 प्लस 3 कितना जाएगा 83,000, सही है बात, क्लियर है। चलिए अब इसको हटा देते हैं। आपको निकालनी है सपोज बी की, बी की एनुअल इनकम, निकालनी है, तो देखिए बी कहां पे, बी आपका यहां पे, दोनों जगह ये हो गया। अरे बात समझ में आ रही है, दोनों जगह बी है, दोनों को ऐड कर दीजिए 78 माइनस कर दीजिए दोनों को ऐड करेंगे और 78 माइनस करेंगे तो 80 माइनस 78 कितना हो जाएगा तुम्हारा, प्लस का 2, 75 प्लस 2 कितना हो जाएगा 77,000, क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाता सी की इनकम आपको बताने, सी की, ठीक है, तो सी के लिए क्या करना है आपको, सी कहां पे, यहां पे है दोनों जगह, क्लियर है। दोनों को ऐड कीजिए 78,000 प्लस 75,000, बात समझ में आ रही है, और उसमें से ए बी को माइनस कर दीजिए। जब माइनस करेंगे तो 75 माइनस 2 कितना आ जाएगा 73,000, क्लियर है। कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को, तो देखिए ये आपका आंसर आ गया एक ही लाइन में, क्लियर सी बात है, ठीक है। ऐसा हो क्यों रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं, गौर से समझना, ऐसा हो क्यों रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी की एवरेज एनुअल इनकम 80,000 है। एवरेज एनुअल इनकम का मतलब क्या होता है कि ए प्लस बी बाई 2, तो ए बाई 2 प्लस बी बाई 2, देखिए कितना दे रखा है आपको 80,000, सही बात है, क्लियर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी और सी की एवरेज इनकम 75,000 यानी कि बी प्लस सी बाई 2, दैट मीन्स बी बाई 2 प्लस सी बाई 2, ये कितनी दे रखी है आपको 75,000।
क्वेश्चन में दे रखा है सी और ए की एवरेज इनकम 78,000, यानी कि C/2 प्लस A/2। ये कितना दे रखा है भाई आपको, ये दे रखा है आपको 78,000। तो इस तरीके से आप लिखोगे। क्लियर है? नो, आपको निकालनी हो सपोज ए की एनुअल इनकम, ए की एनुअल इनकम। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, गौर से समझना, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ऐड करने पे देखिए A/2 प्लस A/2 पूरा A बन जाएगा, और B/2 C/2 आएगा, प्लस B/2 प्लस C/2। B/2 प्लस C/2 एक्स्ट्रा आया, तो अगर मैं B/2 प्लस C/2 जो एक्स्ट्रा है इसको माइनस कर दूं, मतलब अगर मैं इन दोनों को ऐड करके, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो A/2 प्लस A/2 A हो जाएगा, प्लस B/2 प्लस C/2 प्लस B/2 प्लस C/2 आएगा। क्लियर है भाई बात? समझ में आ रही है सभी को? और उसमें से माइनस कर दूं क्या, ये सेकंड वाली इक्वेशन B/2 प्लस C/2, तो सीधा सीधा किसकी वैल्यू बच जाएगी, आपकी A की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं। तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि अगर आपको A की वैल्यू निकालनी हो तो जहां पे A आ रहा है दोनों को ऐड कीजिए, थर्ड को माइनस कर दीजिए। B की वैल्यू निकालनी हो तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए। C की वैल्यू निकालनी हो तो लास्ट इन दोनों को ऐड कर दीजिए, फर्स्ट वाली को माइनस कर दीजिए, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर है भाई आपका 64। एवरेज वेट ऑफ L, M एंड N इज 93 kg। L, M और N का जो एवरेज वेट है वो 93 kg है। एवरेज वेट ऑफ L, M एंड B 89 kg, M एंड B 96.5 kg, देन द वेट ऑफ M इज। देखिए बढ़िया सवाल है, गौर से समझना है आपको। क्लियर है भाई? चलिए आप इसको देखने की कोशिश करते हैं हम। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, बेसिक से भी और डायरेक्ट भी। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि L, M और N का जो एवरेज वेट है वो 93 kg है। अगर एवरेज 93 kg है तो L, M और N का जो टोटल वेट होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा 93 इंटू 3 kg। 93 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 3। L और M का जो टोटल वेट है, एवरेज वेट, L और M का जो एवरेज वेट है वो 89 kg है। तो L और M का टोटल वेट कितना हो जाएगा, 89 इंटू 2, 89 इंटू 2। बोले कोई डाउट है इसमें? एंड दैट ऑफ M एंड N भी 96.5 kg। और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि M और N का एवरेज वेट 96.5 kg है, तो M और N का टोटल वेट कितना हो जाएगा, 96.5 kg इंटू 2। बोले कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? हमसे पूछा है M का वेट कितना है, M का। यहां पे गौर से देखना, इस टाइप की ही कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। देखिए यहां पे L प्लस M का मुझे वेट पता है, मुझे M प्लस N का वेट पता है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं तो ऐड करने पर आएगा, यहां पर गौर से समझने की कोशिश करना। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो L प्लस M प्लस M प्लस N, आप अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे तो L प्लस M प्लस M प्लस N ये आ जाएगा। यानी कि M जो है आपका 2 बार रिपीट हो गया, M जो है आपका 2 बार रिपीट हो गया। अदरवाइज बाकी सब क्या है, L प्लस M प्लस N ही। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करके, अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन माइनस कर दूं, अगर मैं लास्ट दो इक्वेशन को ऐड करके फर्स्ट वाली इक्वेशन माइनस कर दूं, तो जाहिर सी बात है किसका वेट बचेगा, केवल और केवल M का वेट बचेगा। तो M का वेट आ जाएगा। तो आपको बस इसमें सिंपल सा लॉजिक लगाना था कि लास्ट वाली दो इक्वेशन को ऐड करके फर्स्ट वाली को माइनस करना होगा, कि यहाँ पे M क्या होगा, 2 बार आ गया तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, एक बार ही M रह जाएगा। ठीक है नाउ यहां पे थोड़ा सा आसान कैलकुलेशन को आप ऐसे कर सकते हो कि 89 को आप ऐसे लिख दीजिए 93 माइनस 4 इंटू 2, आसान रहेगा। प्लस यहां पे 96.5 को ऐसे लिख दीजिए आप 93 प्लस 3.5, ठीक है, 93 प्लस 3.5 इंटू 2। क्लियर है? कैलकुलेशन आसान रहेगी। और उसमें से माइनस कर दीजिए पहली वाली इक्वेशन, यानी कि माइनस कर दीजिए 93 इंटू 3 को, 93 इंटू 3 को माइनस कर दीजिए। क्लियर है? तो सीधा सीधा ये किसका वेट आ गया, ये M का वेट आ गया। यहां पे गौर से समझना, 93 इंटू 2, 93 इंटू 2 माइनस 93 इंटू 3, तो एक 93 रह गया केवल, माइनस का 8 प्लस का 7, तो माइनस का 1, 93 माइनस 1, आंसर कितना आएगा 92 kg। तो बिना कैलकुलेशन की आपका आंसर कितना आ गया 92 kg। आपने क्या कर दिया, चीजों को ब्रेक कर लिया। अरे क्लियर है? 93 इंटू 2, 93 इंटू 2, 93 इंटू 4 हो गया, 93 इंटू 3 माइनस किया तो 93 बचा, माइनस का 8 प्लस का 7 तो माइनस का 1, तो 92 kg आ गया आपका आंसर। क्लियर है? तो ये हो गया इस क्वेश्चन को करने का बेसिक मेथड, जो आपको आना तो चाहिए, पर एग्जाम में आप ऐसे करोगे नहीं। एग्जाम में आप इसको शॉर्ट में करने की कोशिश करोगे। गौर से समझना क्या दिया हुआ है, देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं
LMN का जो एवरेज वेट है वो 93 केजी है, 93 केजी। LMN का जो एवरेज वेट है 93 केजी। L और M का जो एवरेज वेट है वो 89 केजी है, 89 केजी। बोले सही बात है। एंड दैट ऑफ M एंड N, जबकि M और N का जो एवरेज वेट है वो 80 कितना है 96.5 केजी है M और N का। तो हमसे पूछा है किसका वेट पूछा है, M का वेट आपसे पूछा है, M का वेट आपसे पूछा है। L और M का 89 केजी है, M और N का 96.5 केजी है, तो आपसे M का वेट हमने पूछा है। क्लियर है, सभी को बात समझ में आ रही है? ठीक है बात यहां तक ना, गौर से समझने की कोशिश करना, चीजें बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जैसे L, M और N का वेट यहाँ पे एवरेज वेट 93 केजी, तो हम ये मान के चलते तीनों का 93 केजी है। अब यहां पे हुआ क्या कि LMN का वेट 93 केजी है, N छोड़कर चला गया और वेट जो है एवरेज वेट 89 केजी हो गया। जब भी कोई पर्सन छोड़ के जाता है या एंटर करता है तो हम हमेशा एवरेज से कंपेयर करते हैं। मैं आपको बात आगे भी समझाऊंगा कि LMN का एवरेज वेट 93 केजी है, L और M का एवरेज वेट 89 केजी है, तो N छोड़ के गया और एवरेज में कितने की कमी आ गई, 4 की कमी आ गई। एवरेज में कितने की कमी आ गई, 4 की कमी आ गई। अगर एवरेज में 4 की कमी आ गई तो ये 4 की कमी क्यों आई है, ये 4 की कमी क्यों आई है, N छोड़ के गया और एवरेज में 4 की कमी आ गई। तो 4 की कमी क्यों आई है, क्योंकि N जो है आपका एवरेज से कितना ज्यादा था, +8 ज्यादा था, 93 से +8 ज्यादा था। नहीं समझेंगे बात को। L, M और N का एवरेज वेट 93 केजी है, L और M का एवरेज वेट 89 केजी है, N छोड़ के गया तो एवरेज में 4 की कमी आ गई। एवरेज में 4 की कमी कैसे आएगी, क्योंकि L का वेट भी 4 कम हो जाए, M का वेट भी 4 कम हो जाए, तो टोटल 8 केजी कम हो गया। N के जाने की वजह से एवरेज 8 केजी कम हो गया, यानी कि N का जो वेट था वो 93 से तुम्हारा +8 केजी ज्यादा था। क्लियर है, कोई डाउट है, बात समझ में आई कि नहीं? तो यहां से इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखते हैं L, M और N का एवरेज वेट 93 केजी है। आपका कौन छोड़ के चला गया, L छोड़ के चला गया, इसको हटा देते हैं। L छोड़ के चला गया और एवरेज में कितने की वृद्धि होगी, एवरेज में 3.5 की वृद्धि होगी। L छोड़ के चला गया, L के जाने की वजह से 3.5 इंक्रीज हो गया एवरेज। अगर 3.5 एवरेज इंक्रीज होगा तो ये एवरेज अगर 3.5 इंक्रीज हुआ यानी कि M का भी वेट 3.5 बढ़ा है, N का भी वेट 3.5 बढ़ा है, तो टोटल वेट कितना बढ़ा होगा, 7 बढ़ा होगा, 7 वेट बढ़ा होगा। L किसके जाने की वजह से, L के जाने की वजह से 7 वेट बढ़ गया, यानी कि ये जो L है, ये एवरेज से 7 कम लेके बैठा हुआ है, यानी कि इसका जो वेट है वो एवरेज से कितना कम है, -7 कम है। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें किसी को? मैं और भी समझाऊंगा आपको ना। यहां पे देखना L, M और N का एवरेज वेट 93 केजी है, तो बैलेंस होना चाहिए। L, M और N का एवरेज वेट 93 केजी बैलेंस होना चाहिए। N एवरेज से 8 ज्यादा है, L एवरेज से 7 कम है, तो M क्या होना चाहिए, एवरेज से 1 केजी कम होना चाहिए। M की वैल्यू एवरेज से 1 केजी कम होना चाहिए। तीनों का एवरेज वेट 93 केजी है, तो M की वैल्यू एवरेज से 1 कम यानी कि कितनी हो जाएगी, 92 केजी। तो आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 92 केजी। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? यहां तक सभी को बात समझ में आनी चाहिए। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, एक बार मैं इसको और समझा रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश आपको ये करनी है कि जब भी किसी ग्रुप ऑफ एंटिटी में से कोई पर्सन बाहर जाता है या अंदर आता है तो हम हमेशा एवरेज से कंपेयर करते हैं कि एवरेज में फर्क कितना पड़ता। जो एवरेज में फर्क पड़ता उसे हम लोगों में इक्वल बांट देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पे L, M और N का जो एवरेज वेट है वो कितना दिया है यहाँ पे, 93 केजी। सही बात है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है कि L और M का जो एवरेज वेट है वो कितना है, 89 केजी। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि M और N का जो एवरेज वेट है वो कितना है भैया आपका, 96.5 केजी। क्लियर है, तो पहले केस को देखिए, L और M का, L M N का 93 केजी है, L M का 89 केजी है, तो N के जाने की वजह से एवरेज में कितने की कमी आ गई, -4 की। एवरेज में 4 की कमी आ गई, N के जाने की वजह से
किसी आदमी के जाने की वजह से एवरेज में कमी आ गई, यानी कि जो आदमी है वो एवरेज से ज्यादा था, वो आदमी एवरेज से ज्यादा था, 4 की कमी एवरेज में आई, तो टोटल कमी 4 + 4 8 की कमी आई होगी, यानी कि n जो है एवरेज से 8 ज्यादा रहा होगा, तो n जो है 93 से तुम्हारा एवरेज से +8 मोर है। बोलो कोई डाउट है इसमें? किसी भी स्टूडेंट को एक ही लाइन में बात आ जाएगी, यहां से क्लियर है? ठीक है, अब इसको हटा देते हैं, इस बात की हमें कोई जरूरत नहीं है। m और n को देखिए, LMN का 93 kg है, L के जाने की वजह से एवरेज तुम्हारा 3.5 kg बढ़ गया, किसी आदमी के जाने की वजह से एवरेज 3.5 kg बढ़ गया, किसी आदमी के जाने की वजह से बढ़ गया, यानी कि ये जो है L ये एवरेज से कम है, ये एवरेज से कम लेके बैठा होगा, इसके जाने की वजह से एवरेज यदि 3.5 kg बढ़ा है तो M का वेट भी 3.5 बढ़ा होगा, N का भी 3.5 बढ़ा होगा, टोटल 7 बढ़ा होगा, इसके जाने की वजह से 7 एवरेज बढ़ गया, यानी कि ये जो बंदा है ये एवरेज से 7 कम है, ये एवरेज से 7 कम है, दैट मींस दिस इज -7 एवरेज से। अब L और MN का 93 kg होना चाहिए, +8 है, -7 है, सो दिस शुड बी -1, ये एवरेज से 1 kg कम होना चाहिए, यानी कि M का वेट कितना हो जाएगा 92 kg। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? आसान सी बात थी, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे और सवाल हम देखने की कोशिश करेंगे, सवाल नंबर 65। चलिए, एवरेज स्कोर ऑफ राहुल, मनीष एंड सुरेश इज 63, राहुल स्कोर इज 15 लेस देन अजय एंड 10 मोर देन मनीष। ओके, तो ये तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राहुल, मनीष एंड सुरेश का जो एवरेज स्कोर है वो 63 है, यानी कि 3 3 3 18 189। राहुल, मनीष और सुरेश का जो एवरेज स्कोर अगर 63 है तो टोटल स्कोर कितना हो जाएगा 189। राहुल का जो स्कोर है 15 लेस देन अजय, राहुल का जो स्कोर है वो अजय से 15 कम है, ओके, एंड 10 मोर देन मनीष, और मनीष से 10 ज्यादा है, मनीष से 10 ज्यादा है। अजय स्कोर 30 मार्क्स मोर देन एवरेज स्कोर ऑफ राहुल, मनीष एंड सुरेश। अजय का जो स्कोर है वो 30 मार्क्स ज्यादा है एवरेज स्कोर ऑफ राहुल, मनीष एंड सुरेश। राहुल, मनीष और सुरेश के एवरेज स्कोर से 30 मार्क्स ज्यादा है अजय का स्कोर, तो राहुल, मनीष और सुरेश का एवरेज स्कोर बोला कितना क्वेश्चन में 63, 63 से भी 30 ज्यादा अजय का स्कोर है, तो अजय का स्कोर कितना होना चाहिए 93। बोलिए कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? यहां तक क्वेश्चन में ये बोला गया कि अजय का जो स्कोर है वो तुम्हारा 30 मार्क्स ज्यादा है राहुल, मनीष और सुरेश के एवरेज स्कोर से। राहुल, मनीष और सुरेश का एवरेज स्कोर 63 है, 63 से 30 ज्यादा है, अजय का स्कोर कितना होंगे 93। व्हाट द सम ऑफ मनीष एंड सुरेश स्कोर, आपसे पूछा कि मनीष और सुरेश के स्कोर का सम क्या है, तो बड़ा ही आसान है क्वेश्चन, आपसे ये पूछा कि मनीष और सुरेश के स्कोर का सम क्या है, ये पूछा है ना आपसे, क्लियर? मनीष एंड सुरेश के, तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया कि अगर अजय का स्कोर 93 है तो यहां से मैं निकाल सकता हूं कि यहां पे ये जो तुम्हारा राहुल है, राहुल का स्कोर कितना हो जाएगा 93 माइनस 15, तेरे में से 5 गया 8, 8 में से गया 7, 78, तो राहुल का स्कोर कितना आ गया आपका 78। राहुल का स्कोर 78 आ गया, लेकिन मुझे तो ये कौन मनीष और सुरेश का सम पूछा है, तो यहां पे राहुल की जगह 78 रख दोगे तो m प्लस s के मार्क्स जो कितने आ जाएंगे 189 माइनस 78, यानी कि 111। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 111, जो कि आपका बी ऑप्शन है, तो आसानी से सॉल्व हो गया 111। क्लियर है? कुछ भी दम नहीं था सवाल में, तो जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे करते जाना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 66। सवाल नंबर 66 गौर से देखना है आपको। 4 नंबर्स आर रिटन इन ए रो, 4 नंबर को क्रमागत रूप से लिखा गया है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 7, तो 4 नंबर मैंने मान लिए भाई ए बी सी डी, तो फर्स्ट 2 का एवरेज 7 है, यानी कि ए प्लस बी कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद एवरेज ऑफ मिडिल 2 टर्म्स इज 2.3, तो मिडिल 2 टर्म्स का एवरेज 2.3 यानी कि बी प्लस सी 4.6 हो जाएगा, ठीक है? एवरेज ऑफ द लास्ट 2 नंबर्स इज 8.4, सी और डी जो हैं इनका जो एवरेज है वो कितना है भाई, वो है आपका 8.4, यानी कि कितना हो जाएगा 16.8 हो जाएगा इन दोनों का सम। एवरेज ऑफ फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर ए और डी का एवरेज पूछा है, तो ए और डी का एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले ए और डी का सम चाहिए। सम कैसे निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करिए, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाएगा, उसमें से बीच वाली इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा, तो 14 प्लस 16.8 30.8,
देखो दिमाग में करना है, माइंड कैलकुलेशन होनी चाहिए। 14 प्लस 16.8 30.8, 30.8 में से अगर मैं 4.6 माइनस कर दूं यानी कितना हो जाएगा 26.2, तो 26.2 आ जाएगी सीधे सीधे ए प्लस डी की वैल्यू। अगर ए प्लस डी की वैल्यू 26.2 है तो एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा 13.1, यानी कि सी ऑप्शन। बताइए कितनी देर का सवाल था, चुटकियों में होने वाला सवाल था। 14 प्लस 16.8 30.8 में से अगर मैं 4.6 माइनस कर दूंगा तो 26.2 आ गया। 26.2 का हाफ कर दीजिए तो कितना होगा 13.1। क्लियर, समझ में आया सभी को बात। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे भाई, सवाल नंबर है आपका 67 एंड सवाल नंबर 67 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आया हुआ सवाल है कई बार। एवरेज ऑफ एन नंबर x1 x2 डॉट 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 xn इज x बार, देन सिग्मा i इक्वल टू 1 to n xi माइनस x बार, द वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू। ठीक है, तो बड़ा ही आसान सा सवाल है। देखो इस सवाल को आपको आंसर भी याद रखना है, इस सवाल का आंसर आता है हमेशा 0। इस सवाल का आंसर क्या आता है, हमेशा 0। अब देखो क्वेश्चन होगा कैसे, वैसे तो आंसर आपको रटा हुआ होना चाहिए, मैं सॉल्व भी करके बताऊंगा। क्वेश्चन में n नंबर है x1 x2 x3 डॉट 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 xn तक, उनका एवरेज कितना बोला है, उनका एवरेज बोला है x बार। x1 x2 x3 डॉट 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 xn का एवरेज कितना बोला है, x बार। तब आपसे पूछा है बताइए क्या बताना है आपको, सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेके n तक हमको लेना है और xi माइनस एक्स बार, xi माइनस एक्स बार ये आपको लेना है। बोले कोई डाउट है, तो सिग्मा, सिग्मा इज अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है समेशन, मतलब जोड़। मतलब i की वैल्यू को 1 से लेके आपको n तक लिखते जाना है और जोड़ते जाना है। तो भैया अगर मैं इस तरीके से इस कहानी को दोहराऊंगा तो क्या चीज होगी, अगर मैं i की जगह 1 डालूंगा तो ये आएगा तुम्हारा x1 माइनस एक्स बार हो जाएगा। सही है, दूसरा ब्रैकेट क्या आएगा, अगर मैं i की जगह 2 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा x2 माइनस एक्स बार। अगर मैं यहां पे i की जगह 3 पुट करूंगा तो ये आएगा आपका x3 माइनस एक्स बार। बोले कोई डाउट है, इसी तरीके से डॉट 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 कहानी चलती जाएगी। लास्ट में अगर मैं i की जगह लास्ट क्या वैल्यू पुट करूंगा n, तो ये लास्ट में आएगा मेरा xn माइनस एक्स बार, xn माइनस एक्स बार। तो ये कहानी बन गई। बोले कोई डाउट है, समझ में आया। तो यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 ए अप टू xn, यहाँ पे ये रिजल्ट क्या आ गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn, यही हो गया। अरे बोलिए कोई डाउट है, माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x बार x बार x बार x बार, ये कितनी बार ऐड होगा, ये कितनी बार ऐड होगा, ये कितने टर्म्स है, टोटल n टर्म्स है। तो x बार x बार x बार x बार x बार n बार ऐड होगा, n टाइम्स ऐड होगा, माइनस का n x बार, माइनस का n x बार। अरे बोलिए कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि x1 x2 डॉट डॉट xn का एवरेज x बार है, तो इनका अगर एवरेज x बार है, इन सभी संख्याओं का x1 x2 x3 डॉट डॉट xn का एवरेज अगर x बार है और ये टोटल n संख्याएं हैं, इनका औसत x बार है, इनका ये टोटल n संख्याएं, तो इनका सम कितना होगा, इनका सम क्या nx बार नहीं होगा भाई। ये कुछ संख्याएं हैं n, इनका एवरेज x बार, टोटल n संख्याएं, तो n इंटू एक्स बार इनका टोटल सम हो जाएगा और माइनस n इंटू एक्स बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। तो 0 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है भाई।